तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे वनो उत्पाद, पढ़े थे ना। और वन उत्पाद कहने का मतलब वन से जो हमें प्रोडक्ट मिला उसी को हम लोग क्या नाम बोले थे, वनो उत्पाद, यानी कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट। और फॉरेस्ट प्रोडक्ट को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे ना। जो भी वनों से हम लोग को वनो उत्पाद मिला था, इसको कितने कैटेगरी में बांटे थे हम लोग, दो कैटेगरी में। एक का नाम क्या दिए थे, मुख्य वनो उत्पाद, और एक का नाम क्या दिए थे, गौण, यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, गौण वनो उत्पाद के बारे में। किसके बारे में, गौण वनो उत्पाद के बारे में। तो लगाइए हेडिंग, गौण वनो उत्पाद, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। गौण वनो उत्पाद यानी कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। गौण वनो उत्पाद यानी क्या लिखना है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, गौण वनो उत्पाद। सबसे पहले समझेंगे कि गौण वनो उत्पाद होता क्या है। सबसे पहले क्या समझना है कि गौण वनो उत्पाद क्या होता है, किसको हम लोग गौण वनो उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मेजर में क्या आ रहा था, फर्नीचर वाला लकड़ी आ रहा था। तो मेन उत्पाद में क्या आ रहा था, लकड़ी आ रहा था। पेड़ से जो डायरेक्टली मिला वो क्या था आपका, मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यही सब था ना। लेकिन गौण उत्पाद में क्या आएगा, आइए गौण उत्पाद में क्या आएगा, इधर से आ जाइए। आगे चल जा, कोई बात नहीं, चलो तुम यहीं बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ, जल्दी आना है नहीं तो जगह नहीं मिलेगा, है ना। जल्दी आ जाना है, ठीक है। गौण उत्पाद, गौण उत्पाद में कौन आता है, तो याद रखना है कास्ट लकड़ी को छोड़ के, जो कास्ट है, जो पेड़ का लकड़ी है, उसको छोड़ के उस पेड़ से पाए जाने वाले क्या होगा, फल, फूल, पत्ती, या उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ मेडिसिन मिल गया, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, वनो उत्पाद कहलाएंगे। कैसा वनो उत्पाद, लिखिए कि वनों से पाए जाने वाले फल, फूल, पत्ती, फल, फूल, पत्ती व बीज को क्या क्या बोल रहे हैं हम लोग, वनों से पाए जाने वाले फल, फूल, पत्ती व बीज को गौण वनो उत्पाद में शामिल किया जाता है। माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में क्या कर लेते हैं हम लोग, इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। किसको किसको, फल, फूल, पत्ती और बीज को। देखिए साथ ही साथ वनों से पाए जाने वाले आयुर्वेदिक, साथ ही साथ वनों से पाए जाने वाले क्या बोल रहे हैं हम लोग, आयुर्वेदिक औषधियों को भी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी कि गौण वनो उत्पाद में शामिल किया जाता है। साथ ही साथ वनों से पाए जाने वाले आयुर्वेदिक औषधियों को भी, आयुर्वेदिक मेडिसिन को भी गौण वनो उत्पाद में शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है, गौण वनो उत्पाद, मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। इन सारे चीज को किसमें शामिल कर लेंगे हम लोग, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में शामिल कर लेंगे। ओके, याद रहेगा। चलो अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, झारखंड के संदर्भ में नोट डाल के लिख के रखेंगे, नोट करके एक पॉइंट हम लोग लिखेंगे। लिखिए कि झारखंड राज्य में
वनों से प्राप्त होने वाली, झारखंड राज्य को या राज्य में वनों से प्राप्त होने वाली इनकम या रेवेन्यू, हिंदी में राजस्व, वनों से प्राप्त होने वाली इनकम बोलिए, रेवेन्यू बोलिए या फिर राजस्व, वनों से प्राप्त होने वाली राजस्व का 96%, वनों से प्राप्त होने वाली राजस्व का 96%, कितना परसेंट? 96% किससे मिलता है? माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट से मिलता है, मतलब गौण वनों उत्पाद से मिलता है। झारखंड के जंगल से जो रेवेन्यू मिलता है, जो राजस्व मिलता है, उसका लगभग कितना परसेंट बोल रहे हैं? किससे मिलता है? माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट यानी गौण वनों उत्पाद से मिलता है। अब पेड़ काट के नहीं बेचेंगे तो क्या मेरा मेन जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट है उसमें क्या लकड़ी आता है? तो लकड़ी जब बेचना ही नहीं है तो क्या पैसा आएगा? तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट से। फल, फूल, पत्ती, बीज, आयुर्वेदिक मेडिसिन, यही सबको बेचेंगे तो क्या मिलेगा? पैसा आएगा। उसी को हम लोग क्या लिखे? राजस्व। तो झारखंड के वन क्षेत्रफल से जो भी रेवेन्यू आता है उसका कितना परसेंट गौण से मिलता है? 96%। क्लियर पॉइंट? चलो अब एक एक करके हम लोग बहुत सारे वनों उत्पाद के बारे में पढ़ेंगे। अब बहुत सारे में हम लोग को जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है उसको डिटेल्स में देखेंगे, बाकी केवल लिख लेंगे। जैसे हर्रा हो गया, बैरा हो गया, कुसुम हो गया, बेर हो गया, इमली हो गया, ये सब भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है। केंदू पत्ता हो गया, इन सबको, केंद हो गया ना, कुसुम हो गया, ये सब का भी यूज़ करते हैं हम लोग। वो हड्डियों के लिए हर्रा बिर्रा हो गया, जड़ी बूटी का भी यूज़ करते हैं, तो वो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन उसका उतना डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है। डिटेल में क्या पढ़ना है? तसर पढ़ना है, रेशम पढ़ना है, बांस पढ़ना है, लाह पढ़ना है, ये सब हम लोग को डिटेल्स में पढ़ना है। तो एक नंबर में लिखिए लाह। एक नंबर देके क्या लिखना है? लाह। गौण वनों उत्पाद में पहला क्या लिखना है? लाह। पहला क्या लिखना है? लाह। इंग्लिश में LAC लिख लेना है। लाख भी बोलते हैं, लाह या लाह भी बोला जाता है ना, LAC लिखा होता है इंग्लिश में, लाह। लाह आप लोग देखे हैं? हाँ, चूड़ी बनता है, इससे पटाखा भी बन सकता है, युद्ध का हथियार भी बनता है, स्टंप का भी काम आता है, बहुत सारा काम होता है लाह का। ये जो वर्ड है लाह, ये संस्कृत शब्द से बना हुआ है। संस्कृत में एक शब्द है लक्ष्य, उससे क्या बना है? लाह। अच्छा एक बार आप लोग देख लीजिए, एक बार आप लोग जल्दी से लाह देख लीजिए। देखिए LA, हाँ कल खोटा का क्लास हो रहा होगा, तो जो खोटा के लोक कथा के लेखक हैं, ये देखिए, हाँ संकलन करता, ये देखिए, हाँ नहीं ये नॉर्मली पेड़ से नहीं निकलता है, इसमें कीड़ा पालन किया जाता है। एक्चुअल में बात सही है, ये रेजिन ही है, ये एक तरह का पेड़ से निकलने वाला लट्ठा ही है। लाह वर्ड जो हम लोग बोल रहे हैं ना, एक्चुअल में क्या लट्ठा है, जो पेड़ से चिपका हुआ गोंद मिलता है ना, वो गोंद ही क्या एक्चुअल में लाह है। मूंगा का, हाँ बहुत सारा पेड़, पलास का पेड़, कुसुम का पेड़, बेर का पेड़, उन सब पेड़ में जो गोंद निकलता है ना, गोंद, उसी को एक्चुअल में क्या है? लाह कहा जाता है। पर इसका प्रोडक्शन करने के लिए वो तो कीड़ा मिलता है, वो हल्का हल्का करेगा, हमको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए तो हम क्या करेंगे? इसमें कीड़े छोड़ देंगे, लाह के कीड़े का प्रोडक्शन करेंगे और उसी से क्या निकलेगा? लाह निकलेगा। तो ये क्या होता है? लाह होता है। समझ में आ रहा है? चलो लाह, तो पहला वर्ड क्या लिखेंगे कि लाह शब्द संस्कृत के शब्द, लाह शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द
लाह शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द मतलब ओरिजिन कहां से हुआ है? लक्ष्य से हुआ है। लाह शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द लक्ष्य से हुआ है। किससे हुआ है? संस्कृत के शब्द लक्ष्य से हुआ है। मतलब इसका जो ओरिजिन है, लाह शब्द का ओरिजिन किससे हुआ है? संस्कृत के शब्द लक्ष्य से हुआ है। अब देखिएगा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लाह का उत्पादन भारत में होता है और भारत के बाद थाईलैंड में होता है। तो पूरे विश्व में लाह का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? भारत है। बात समझ में आ रहा है? तो क्या लिखना है कि पूरे विश्व में सर्वाधिक लाह का उत्पादन, पूरे विश्व में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा लाह कहां पे आएगा? भारत में आएगा। सबसे ज्यादा लाह का प्रोडक्शन कहां होता है? भारत में होता है। भारत के बाद थाईलैंड आता है। ठीक है, पर इधर क्या होगा? सबसे ज्यादा भारत में होगा। और यहीं पर भारत में सबसे ज्यादा कहां? तो भारत में सबसे ज्यादा हमारा झारखंड। भारत में सबसे ज्यादा कौन राज्य में? झारखंड राज्य में। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारत, और भारत के अंदर राज्य पूछेगा तो झारखंड। अबुआ दिसुम ना, अबुआ झारखंड, अबुआ दिसुम अबुआ राज्य अपना झारखंड में होता है। कितना परसेंट होता है? पहले ये देखिएगा, पूरे भारत का 54.60%। एकदम लेटेस्ट डेटा के साथ याद रखिएगा, पूरे भारत में जितना लाह का प्रोडक्शन होता है उसका 54.60% कहां पे होता है? केवल झारखंड में होता है। अब झारखंड में सबसे ज्यादा किस जिला में होगा? नहीं, खूंटी था, अभी कौन हो गया? रांची हो गया है। पहले कौन था? जेपीएससी 2016 में क्वेश्चन पूछा भी था कि झारखंड के किस जिला में सबसे ज्यादा लाह का उत्पादन होता है? आंसर क्या था? खूंटी। आंसर क्या था? खूंटी। लेकिन अभी इस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे की बात करेंगे तो कौन सा जिला आएगा? रांची। दोनों चीज याद रखना है। इससे पहले क्या आंसर लिया था? खूंटी। 2016 में क्वेश्चन भी पूछा है कि सबसे ज्यादा लाह का उत्पादन कहां हुआ था? आंसर क्या था? खूंटी। पर अभी क्या आंसर मारेंगे? रांची। भारत के अंदर राज्य बोलेगा झारखंड, और झारखंड के अंदर जिला बोलेगा तो जिला में पहला रांची, जिला में पहला रांची। अच्छा, राज्य में पहला झारखंड, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा पश्चिम बंगाल। भारत के अंदर लाह उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन? झारखंड, रैंक 1। रैंक 2 में कौन? छत्तीसगढ़। और रैंक 3 में कौन? सब पड़ोसी है। ऐसा क्यों? और जिला में क्या लिखे हम लोग? रांची। जिला में सबसे अग्रणी कौन है? रांची। रांची के बाद सिमडेगा, और सिमडेगा के बाद खूंटी। इस साल के अनुसार रांची के बाद कौन? सिमडेगा, और सिमडेगा के बाद कौन? खूंटी। ठीक है, जिला में रांची के बाद सिमडेगा। अगर जिला की बात करें तो सबसे ज्यादा रांची, रैंक 1। रैंक 2 में सिमडेगा, और रैंक 3 में खूंटी। यहां लिख देते हैं खूंटी। अभी आएंगे, अभी वो बात की चर्चा करेंगे हम लोग। क्यों बढ़ा और क्यों घटा, दोनों बात की चर्चा करेंगे हम लोग। यहां तक समझ में आया कि माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है लाह, संस्कृत के शब्द लक्ष्य से आया है। सर्वाधिक उत्पादन पूरे वर्ल्ड में कहां होता है? भारत में। भारत के किस राज्य में? झारखंड में कितना परसेंट? पूरे भारत का। और झारखंड में सबसे ज्यादा
रांची के बाद, सिमडेगा के बाद। अच्छा एक पॉइंट और, रांची केवल झारखंड का नहीं, पूरे भारत में सबसे ज्यादा लाह उत्पादन करने वाला जिला भी कौन है? रांची है। पॉइंट समझ में आया? झारखंड में सबसे ज्यादा होता ही है। क्या लिख लीजिएगा कि रांची, नोट करके लिखिएगा, रांची झारखंड के साथ साथ, रांची झारखंड के साथ साथ, झारखंड के साथ साथ पूरे भारत का भी सर्वाधिक लाह, पूरे भारत का भी सर्वाधिक लाह उत्पादन करने वाला जिला है। पूरे भारत का भी सर्वाधिक लाह उत्पादन करने वाला जिला है। ठीक है, आगे बढ़े। अब पहली बात, सर सबसे ज्यादा झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर पश्चिम बंगाल, यानी इसी बेल्ट में हो रहा है, हमारे इलाका में हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो लाह के उत्पादन के जो कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऊंचाई कितना होना चाहिए, वर्षा कितना होना चाहिए, वो सब कंडीशन फुलफिल करेगा तभी ना होगा। अब झारखंड में खूब केसर का उत्पादन करेंगे तो होगा? बोलेंगे नहीं नहीं, अब केसर बहुत महंगा होता है, तो जम्मू कश्मीर लोग बहुत कमा रहा है, झारखंड में क्या उगाएंगे? केसर उगाएंगे। तो क्या अच्छा क्वालिटी का केसर बनेगा? सेव का पेड़, कि नहीं झारखंड में आम बहुत सस्ता बिक रहा है, 40-50 रुपया किलो आम मिल जा रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, अब आम का पेड़ काटो और क्या लगाओ? सेव का पेड़ लगाओ। तो क्या काम बनेगा? नहीं बनेगा ना, क्योंकि हर चीज के उत्पादन के लिए क्या चाहिए? कंडीशन चाहिए। तो उस कंडीशन को समझते हैं, क्वेश्चन यहां से भी बनेगा। देखिए, लाह के उत्पादन के लिए, लाह के उत्पादन के लिए आवश्यक शर्तें, लाह के उत्पादन के लिए आवश्यक शर्तें, लाह उत्पादन के लिए लाह उत्पादन के लिए आवश्यक शर्तें, कंडीशन, कंडीशन फॉर लाह कल्टीवेशन लिख लेना है, कंडीशन फॉर लाह कल्टीवेशन। पहला कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन कि वहां का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, जहां पे सबसे अच्छा लाह होगा उस क्षेत्र का तापमान कितना होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा, 24 के आसपास कहता है, पर एक्चुअल में हम लोग याद रखेंगे 20 से 27 डिग्री सेल्सियस, 20 से 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइडियल है ये एकदम। अच्छा, इसका मतलब दिन में बढ़ेगा रात में घटेगा, चलेगा? आइडियल बता रहे हैं कि 20 से 27 डिग्री सेल्सियस एक आइडियल है, लगभग इतना होना चाहिए तापमान होना चाहिए। वार्षिक वर्षा, एवरेज रेनफॉल लिखिए, वार्षिक वर्षा, एवरेज रेनफॉल यानी कि वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा ये कितना होना चाहिए? लगभग याद करिए, मतलब एक एवरेज मान के चलिएगा कि 150 सेंटीमीटर से कम, मतलब 100 से 150 सेंटीमीटर चलेगा। लगभग कितना मान के चलिए? अच्छा 120 कर लीजिए, 120 से 150 के बीच, 100 भी चलेगा, 100 से 150 भी चलेगा, लगभग बात कर रहे हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? 150 सेंटीमीटर से कम, उससे ज्यादा हो जाएगा ना तो वहां पे लाह का उत्पादन बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसी रेंज पे होना चाहिए। 100 भी दिक्कत नहीं है, 100 भी होगा तो चलेगा। 100, 120 से लेकर 150 सेंटीमीटर के बीच क्या होना चाहिए? वार्षिक वर्षा। और उस क्षेत्र का अल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई, कहां से ऊंचाई? समुद्र तल से ऊंचाई कम से कम 350 मीटर होना ही चाहिए। क्या कह रहे हैं हम लोग? ऊंचाई, अल्टीट्यूड, समुद्र तल से ऊंचाई कम से कम कितना होना चाहिए? 350 तो होना ही चाहिए, मिनिमम 350 होना ही चाहिए। तो क्या चाईबासा का पठार में लाह का उत्पादन होगा? नहीं होगा ना।
कहाँ पे होगा? रांची में होगा, होगा ना, गुमला में होगा, लोहरदगा में होगा, पाट क्षेत्र में होगा। चलो बात समझ में आया। अब आता है कि सर खूंटी का डिग्रेडेशन कैसे हुआ? लाह उत्पादन में पहला स्थान किसका था? खूंटी। अब खूंटी में अब बात कीजिएगा तो अभी भी कई कई एरिया क्या है, नक्सल प्रभावित है। तो उत्पादन तो हो रहा है पर उसका यूटिलाइज सरकार नहीं कर पा रहा है। अब जब सरकार का डेटा में नहीं आएगा तो सरकार कैसे मानेगा? लाह उत्पादन की बात करें तो आज भी खूंटी में ज़्यादा हो रहा होगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास डेटा कैसे आएगा? बात समझ में आ रहा है? तो डेटा जब नहीं आया तो वो नहीं लिखा जाएगा। हम बहुत साक्षरता है, बहुत साक्षर है, पर सरकार जब मतलब सर्वे करने आया तो घर से जो निकला ठेपा मारा। बात समझ में आया? घर में पूरा पढ़ा लिखा लोग है, लेकिन साक्षरता का साक्ष्य मतलब करने आया तो घर से जो आपका मतलब उस व्यक्ति से मिला वो क्या लगाया? अंगूठा लगाया, बोला हमको लिखने नहीं आता है। एक ही आदमी लिखने नहीं आता है, घर में 10 आदमी है, एक को लिखने नहीं आता है। सरकार सर्वे करने आया, बोला हमको लिखने नहीं आता है। तो सर्वे में जितना सरकार गिनेगा मैक्सिमम क्या गिनेगा कि अनपढ़ लोग है, मतलब लिटरेसी रेट डाउन है। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो ये लाह उत्पादन के लिए क्या है? आवश्यक कंडीशन है। सी लेवल से ऊंचाई होना चाहिए। ऊंचाई अल्टीट्यूड, जैसे हमारा रांची का पठार कितने ऊंचाई पर है? 600 मीटर। तो कम से कम सी लेवल से अगर 350 मीटर नहीं होगा तो उसमें क्या होगा? ह्यूमिडिटी होगा। पश्चिम बंगाल आप चल जाइएगा तो पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके में जो हम लोग कहते हैं चिपचिपा गर्मी, हमारे यहाँ पर चिपचिपा गर्मी नहीं रहता है। पसीना आया, हाँ अभी ह्यूमिड जो बन रहा है यहाँ पे चिपचिपा गर्मी मतलब इरिटेशन वाला, कि पसीना भी आ रहा है लेकिन पसीना उस लेवल से नहीं आ रहा है, अजीब टाइप का गर्मी होता है वो नीचे, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, वैसा नहीं चाहिए। ठीक है, कंडीशन समझ में आया? तो लाह उत्पादन के लिए आवश्यक शर्तें। अब क्या लाह का खेती होता है? नहीं होता है। तो लाह का क्या करते हैं हम लोग? कीड़े का पालन करते हैं। और कीड़ा किस किस पेड़ में अच्छा होगा? पलाश, कुसुम, बैर। और तीनों झारखंड में कमी नहीं है। कमी है क्या? तो लिखिए कि लाह के उत्पादन के लिए आवश्यक पेड़, लाह के उत्पादन के लिए आवश्यक पेड़ पलाश, बैर, कुसुम। पलाश, बैर और कुसुम। पलाश, बैर और कुसुम के पेड़ का उपयोग किया जाता है। और हमारे यहाँ पर जितना चाहिए उतना है। रोड किनारे पलाशे पलाश है, बैरे बैर है ना। तो पलाश, बैर और कुसुम के पेड़ में हम लोग किसका उत्पादन कर लेते हैं? लाह का उत्पादन कर लेते हैं। अब यहां एक पॉइंट पे ध्यान देना, देखिएगा एक पॉइंट। एक्चुअल में लाह है क्या? नेचुरल रेजिन है, प्राकृतिक गोंद है। अब दिखा था ना, वो चिपचिपा होता है, पेड़ से लट्ठा निकलता है। तो एक्चुअल में पूछ लेगा कि लाह क्या है, तो नेचुरल रेजिन है, मतलब प्राकृतिक गोंद है। लिख लीजिए, लाह वास्तविक में क्या है? प्राकृतिक गोंद है, नेचुरल रेजिन है। अगर हम लोग कीट का पालन नहीं करेंगे तो भी लाह का उत्पादन होते रहेगा, वो अपने आप होगा। क्या है ये? प्राकृतिक गोंद है, नेचुरल रेजिन है। रेजिन मतलब क्या होता है? वही गोंद होता है ना, नेचुरल रेजिन। आजकल तो हम लोग आर्टिफिशियल भी बनाने लगे हैं। तो ऐसे में क्या है? ये प्राकृतिक गोंद है। इसीलिए कभी कभी लाह को नेचर्स बून भी कहा जाता है, प्रकृति का आशीर्वाद। नेचर्स बून, बून मतलब क्या होता है? आशीर्वाद होता है ना, तो लिख लेना है। किसी क्या कहा जाता है? इसीलिए नेचर्स बून कहा जाता है कि झारखंड को क्या मिला है? प्रकृति का आशीर्वाद मिला है। नेचर्स बून, प्रकृति का आशीर्वाद भी कहा जाता है। हाँ, एक्चुअल में कीड़ा का लक्का बोला जाता है, लक्का। इसीलिए लाह का साइंटिफिक नेम है लेसिफर लक्का। साइंटिफिक नेम ऑफ लाह इज लेसिफर लक्का। उस कीड़ा को ना, जैसे पेड़ में रहेगा
खाते रहेगा और उसका बॉडी से ऑटोमेटिक क्या निकलेगा, गोंद निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है। और वेस्ट मटेरियल क्या बन जाता है हमारे लिए, लाह बन जाता है। जैसे वो पेड़ में एक्चुअल में कीड़ा रहेगा, प्रकृति भी तो रखता है ना, अगर उस पेड़ को नहीं छोड़ दे तो पेड़ में ऑटोमेटिक पतला पतला कीड़ा रहता है, उस पेड़ में आराम से रहा, पेड़ के लिए कोई हानिकारक चीज़ नहीं है। और धीरे धीरे क्या बनेगा वहाँ पर, उसके बॉडी से निकलते रहेगा और वही मटेरियल लस्सा बन जाता है। तो एक्चुअल में लाह का साइंटिफिक नेम क्या है, लेसिफर लक्का। लिख लीजिए कि लाह का वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है, लेसिफर लक्का। याद रहेगा, लाह का साइंटिफिक नेम क्या है, लेसिफर लक्का। लेसिफर लक्का, यस यस यस। लेकिन वो हमारा क्या होता है, आर्टिफिशियल बनाते हैं, ये क्या है, नेचुरल है, अपने आप आता है। आपको पेड़ में लगा हुआ दिखता है ना कभी कभार, कभी अगर पलाश का पेड़ देखिएगा उस पर आपको चिपका हुआ दिखिएगा, तो हमको लगता है वो ऑटोमेटिक बन गया, पर ऑटोमेटिक नहीं, वो पेड़ के धीरे धीरे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट से मिल रहा है। क्या नाम है इसका, लेसिफर लक्का। अच्छा, जब इतना बात हो ही गया तो ये भी याद रखिएगा, ये जो कीड़ा होता है प्रजाति, उस कीड़े की प्रजाति के आधार पर लाह का दो प्रकार है, कुसुमी और रंगीनी। ठीक है, कीड़े के प्रजाति के आधार पर लाह का कितना प्रकार है, दो प्रकार है, एक कुसुमी और दूसरा रंगीनी। लिख लीजिए, हाँ, जो कीड़े का पालन करते हैं उसके प्रजाति के आधार पर, लिख लीजिए, प्रजाति के आधार पर लाह का दो प्रकार है, कुसुमी और रंगीनी। कुसुमी और रंगीनी, क्या बोले हम लोग कि प्रजाति के आधार पर लाह के दो प्रकार हो जाएगा, कुसुमी और रंगीनी। रंगीनी, ठीक है, कुसुमी और रंगीनी, ठीक। लेकिन जिस मौसम में इसका उत्पादन होता है, जो हम लोग इसको लगाते हैं, मतलब लाह का उत्पादन होते हैं, उसके आधार पे चार तरह का लाह होता है, बैसाखी लाह, जेठवी लाह, कतकी लाह और अघनी लाह। अरे महीना के आधार पर, बैसाख महीना में बैसाखी, जेठ महीना में जेठकी, कार्तिक में कतकी और अघन में अघनी लाह। तो मौसम के आधार पे कितने प्रकार, चार। लेकिन कीड़े के प्रकृति के आधार पर कौन कौन, कुसुमी और रंगीनी। यहां लिखिए, एरो देके लिखना है कि मौसम के आधार पर या मौसमी उत्पादन के आधार पर, मौसमी उत्पादन के आधार पे चार प्रकार। मौसमी उत्पादन के आधार पे कितने प्रकार, चार। जेठवी लाह, कहीं पर जेठकी कर देगा तो डरना नहीं है ना। फिर कौन सा होगा, कतकी लाह, अघनी लाह, और बैसाखी लाह। इतना पढ़ने के बाद लाह से आपका क्वेश्चन एकदम नहीं छूटेगा। आ रहे हैं, लाह का कितना प्रकार, चार प्रकार। कौन कौन, जेठवी, कतकी, अघनी और कौन सा, बैसाखी। और कीड़े के आधार पे दो प्रकार, रंगीनी और कुसुमी। रंगीनी और कुसुमी। अब देखिए, अच्छा एक बात ये आता है, तो क्या ये तो मौसम के आधार पे, लेकिन किस मौसम में कौन सा कीड़ा, रंगीनी में कौन आएगा, बैसाखी और कतकी। बैसाखी और कतकी में कौन सा कीड़ा, रंगीनी। याद रख लेना है, बैसाख और कार्तिक, बैसाखी और कतकी। बैसाखी और कतकी में कौन सा कर देंगे, रंगीनी। बैसाख में रंगीनी है ना। अभी मेला पढ़ रहे थे, कहाँ लगता है बैसाखी मेला,
पंजाब में, है ना। तो रंग बिरंगा दिखता है एकदम, तो कौन सा लाहा हो जाएगा? रंगीनी। कौन सा कीड़ा? रंगीनी। और बचा कौन? जेठवी और अघनी। इसमें कौन हो जाएगा? कुसुमी, है ना, होगा। बस बैसाखी और कतकी में कौन सा होगा? रंगीनी। और इधर वाले में कौन सा? कुसुमी। आगे बढ़ा जाए, चलो। अब आता है कि जो लाहा का झारखंड में प्रोडक्शन हो रहा है, सरकार को यह पता है कि लाहा का बहुत ज्यादा उपयोग है, इसीलिए सरकार ने लाहा को क्या कह दिया? कृषि का दर्जा दे दिया। किसका दर्जा दे दिया? कृषि का दर्जा दे दिया। तो लिखिए, झारखंड सरकार द्वारा या झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा, झारखंड सरकार या झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा, झारखंड सरकार लिखिए या फिर झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा 17 अप्रैल 2023 को, झारखंड सरकार या झारखंड मंत्रिमंडल द्वारा 17 अप्रैल, डेट क्या डालना है? 17 अप्रैल 2023 को, 17 अप्रैल 2023 को लाहा को कृषि का दर्जा दे दिया। इसलिए इस बार लाहा से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है। लाहा को कृषि का दर्जा दे दिया। लाहा को किसका दर्जा दे दिया? कृषि। कि लाहा भी एक तरह का क्या? एग्रीकल्चर है। सर इससे फायदा क्या होगा? कृषि में जितना सब्सिडी मिलता है वो सब सब्सिडी अब किसको मिलेगा? लाहा वाले को भी मिलेगा, लाहा फार्मर लोग को भी मिलेगा। एक्चुअल में बात किया जाए तो इसके बाद जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी थे, वंदना डाडेल थे ना, जानते होंगे आप लोग, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी कौन थे? वंदना डाडेल। इन्होंने कहा, इनका स्टेटमेंट था वंदना डाडेल जी का, कि ये जो कृषि का दर्जा मिला है इससे लगभग झारखंड के 12 जिलों के फार्मर को क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। लगभग कितना जिले के फार्मर? 12 जिले। मेन फायदा मिलेगा कि लाहा को कृषि का दर्जा देने से झारखंड के लगभग 12 जिले, कितना जिले? 12 जिले के किसानों को क्या होगा? फायदा मिलेगा और उनका इनकम भी बढ़ेगा। किसानों के आय में प्रत्यक्ष वृद्धि होगी। प्रत्यक्ष वृद्धि होगी। डायरेक्टली बढ़ जाएगा। एक अनुमानित डाटा की अगर हम बात कर ले, ध्यान दीजिएगा, एक अनुमानित डाटा की बात करें तो याद रखिएगा, प्रत्येक साल पर ईयर झारखंड में लगभग 15 से 16 हजार टन, 15 से 16 हजार टन किसका उत्पादन होता है? लाहा का उत्पादन होता है। सोच सकते हैं कितना ज्यादा है। अब लाहा को कृषि का दर्जा मिल गया है तो जितना सारा प्रॉफिट है, एग्रीकल्चर को सब्सिडी मिलेगा, किसानों के आय को दुगुना करना है, वो सब किसको मिलेगा? लाहा वाले को भी मिलेगा। सरकार उसको छूट देगा, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देगा, लाहा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग सहायता करेंगी। ठीक है, किसान क्रेडिट स्कीम चलेगा, लोन ले सकते हैं, कृषि लोन मिलता है ना, तब लाहा उत्पादन वाला भी क्या लेगा? कृषि लोन लेगा। क्या पहले ले सकता था वो? नहीं, लाहा तो खेती था ही नहीं। अब जो लाहा का फार्मिंग करता होगा वो भी क्या लेगा? कृषि लोन लेगा। और कृषि लोन का आधा क्या हो जाता है? माफ हो जाता है। तो ये भी पॉइंट वाला अच्छा है। तो 17 अप्रैल 2023 को झारखंड सरकार ने लाहा को किसका दर्जा दे दिया? कृषि का दर्जा दे दिया। और कृषि का दर्जा देने से लगभग कितना प्रॉफिट होगा? 12 जिले को डायरेक्ट। और प्रत्येक साल हम लोग लगभग कितना टन लाहा का उत्पादन करते हैं? 15 से 16 हजार। आगे लिखिए, 15 से 16 हजार टन लाहा का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। आगे लिखिए कि झारखंड में लाहा के विकास के लिए, झारखंड में लाहा के विकास के लिए, झारखंड में लाहा के विकास के लिए
किसके विकास के लिए? लाहा के विकास के लिए रांची के नामकुम में, रांची के नामकुम में, रांची के नामकुम में, रांची के नामकुम में, इधर बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ICAR, इसका मतलब होता है इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसका हिंदी में फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंग्लिश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत 1924, क्या याद करना है? 1924 में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ चला गया? 1924 में लाह अनुसंधान संस्थान, क्या लिख लेना है? लाह अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान क्या है? स्थापित किया गया है। हाँ, केंद्रीय बोल सकते हैं। हाँ, लाह अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान बोली सबसे अच्छा है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। ठीक है, अब इधर एक बार ध्यान देना है, क्या कह रहे हैं हम लोग कि झारखंड में कहाँ पे? नामकुम में क्या है? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। क्या है? कब स्थापना हुआ था? कब हुआ था? किसके तहत? नाम क्या है? भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान। कहाँ पे है? नामकुम, रांची, नामकुम रांची। लेकिन अब इसका नाम ये नहीं रहा। अब इसका जो नाम है ना वो क्या है देखिएगा, ऐसे लिखा हुआ रहेगा ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और क्या रहेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। इसी का नाम अब क्या हो चुका है? ध्यान से लिख लीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गौण उत्पाद। इसका मतलब ही क्या है? सेकेंडरी, प्राइमरी नहीं ना। प्राइमरी में कौन आएगा? मेजर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो लाह भी क्या था? गौण उत्पाद है ना, माइनर प्रोडक्ट है। तो नाम क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी एग्रीकल्चर। इस नाम से भी आजकल इसको संबोधित किया जाता है। इस संस्थान को आजकल हम लोग इस नाम से भी क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। ठीक है, ओके। चलिए एक पॉइंट और लिखिए आप लोग, लाह के बारे में ही लिखिए। हाँ, चलिए लिख लीजिए। लाह इस बार बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है क्योंकि लाह को कृषि का दर्जा मिला है, इसीलिए लाह में हम आपको इतना लंबा कुछ बता रहे हैं कि लाह से क्वेश्चन आए तो बनना चाहिए कि सर लाह तो पढ़े थे, खाली यही पढ़े थे कि झारखंड सबसे ज़्यादा लाह का उत्पादन करता है और नामकुम में इसका ऑफिस है, इसके आगे तो पता नहीं, तो पूरा पढ़ लेना है। ठीक है, चलो हिंदी में क्या हो जाएगा कि द्वितीय कृषि राष्ट्रीय संस्थान हो जाएगा, पर इंग्लिश में ही लिखिए, हिंदी में नहीं आएगा। इसी को हिंदी में लिख देगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। इसका हिंदी जानते एग्जाम में कैसे आएगा? देखिए ऐसे, हाँ, वो चेंज ही नहीं करेगा। लो
ये हो गया हिंदी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। एक टर्म और लिखना है लाह के बारे में, आगे बढ़े। लिखिए कि झारखंड में लाह उत्पादन को बढ़ाने हेतु एवं संयोजित ढंग से चलाने हेतु 2014-15 से 2000 पहले लाह उत्पादन में हम लोग पहला तो थे, पर पूरे भारत का 50% 40% करते थे। अब कितना कर दिए? 54 पॉइंट। हाँ, तो चलाने हेतु 2014-15 से 1750 वन प्रबंधन समिति, 1750 फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी, यानी कि वन प्रबंधन समिति, फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी क्या है? कार्यरत है, मतलब स्थापना की गई थी। 2014-15 में लाह के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कितना बोल रहे हैं हम लोग? 1750 वन प्रबंधन समिति का क्या किया गया था? गठन किया गया था। हाँ, पॉइंट क्लियर हो रहा है? चलिए, ठीक, याद रहेगा। ये सारा टर्म किसके बारे में है? लाह के बारे में। अब हम लोग को पढ़ना है तसर, पर तसर भी बड़ा सा पढ़ना है, तो 2-3 लाइन में हम लोग खत्म कर लेंगे केंदुपत्ता। केंदुपत्ता आप लोग जानते ही हैं, मैक्सिमम चीज जानते हैं, तो हाँ मैक्सिमम जानते हैं, पढ़ाए भी है केंदुपत्ता। तो एक और जल्दी से खत्म कर लेंगे केंदुपत्ता। लिखना है केंदुपत्ता, ठीक है? क्या लिखना है? केंदुपत्ता। वो 2-3 मिनट लगेगा, फिर छुट्टी हो जाएगा। केंदुपत्ता, अच्छा यहां ध्यान दीजिए, केंदुपत्ता से मेनली क्या बनता है? बीड़ी जलाइले जिगर से जिया। क्या गाना सुने होंगे? नहीं सुने होंगे। वो कौन सा मूवी तो है? सुखविंदर सिंह की आवाज में है, मूवी हमको याद नहीं आ रहा है। नहीं, वो जो गाना है उसमें वो क्या क्या कहते हैं कि जिगर से जिया। जिगर मतलब क्या होता है समझते हैं आप लोग? जिगर मतलब होता है लीवर। और सबसे ज्यादा लीवर में क्या होता है? सेल डिवीजन हो सकता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो जिगर का टुकड़ा अगर कट के गिर भी गया ना, तो कोई असर होने वाला है नहीं। क्या? अच्छा नहीं, हम वो कह रहे हैं जिगर जो होता है ना, मतलब लीवर होता है, और लीवर में सबसे ज्यादा क्या होता है? सेल डिवीजन का पावर होता है। तो अगर लीवर कट के गिर भी गया या लीवर में चाकू लग गया तो फिर से बन सकता है। तो जो कहता है ना कि तुम मेरा जिगर का टुकड़ा है, मतलब तुम यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, बिकॉज यू आर जिगर का टुकड़ा। आप चले भी जाइएगा तो जिगर फिर से बन सकता है। तो इसीलिए वो समझ के बोलता है जिगर का टुकड़ा है, ठीक है? तो खुश नहीं होना है। बात समझ में आया ना कि सबसे ज्यादा बॉडी में जो फैट बार बार आसानी से बन सकता है वो कौन है? लीवर है। चाकू लग गया तुरंत ठीक हो जाएगा, ठीक है? खैर, तो केंदुपत्ता की बात करें तो केंदुपत्ता में क्या याद करना है हम लोग को कि केंदुपत्ता से क्या बनता है? सबसे पहला बताइए, बीड़ी। तो केंदुपत्ता का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? बीड़ी उद्योग में करते हैं। पहला पॉइंट तो ये लिख लेना है, बीड़ी उद्योग। और जेएसएससी 2019 में खुद हम लोग को बताया कि बीड़ी उद्योग में सबसे आगे कौन सा जिला है? पाकुड़ जिला है। ये जेएसएससी से पहले हम लोग को भी आइडिया नहीं था। 2019 के एग्जाम में पूछा कि बीड़ी उद्योग में सबसे अग्रणी कौन सा जिला है? पाकुड़। और पाकुड़ में बीड़ी बना के कहां भेज देना है? चलो, खपत बहुत ज्यादा होता होगा,
पॉइंट क्लियर। बीड़ी के अंदर तंबाकू भरा जाता है, उसमें भी इसके पत्ते को मतलब टुकड़े करके डाल दिया जाता है, ठीक है। तो तंबाकू बनाने में भी इसका क्या जाता है, यूज होता है, केंदू पत्ता का। अब आगे समझिएगा, झारखंड सरकार द्वारा 2015 में एक नीति लाया गया था जिसका नाम था केंदू पत्ता नीति। कब लाया गया था, कौन सा नीति, केंदू पत्ता नीति। सर इससे क्या हो जाएगा, जब तक ये नीति नहीं आएगा तो बिचौलिया लोग मनमानी रेट पे इसको लेता होगा, कोई तो न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं है। अभी हम लोग बात करते हैं कि इतना रुपया के कम से तो चावल बेचेंगे ही नहीं, इतना में तो सरकार खरीद लेगा, तो तुमको क्यों बेचेंगे, तुम इससे ज़्यादा देगा तब तुमको देंगे। तो यानी क्या हुआ, जो फार्मर्स को प्रॉफिट होता है ना, तो जब केंदू पत्ता नीति आया, कब आया, 2015 में, यानी अब सरकार इसके लिए क्या तय करेगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी बोलते हैं हम लोग, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, कि उससे कम में आपको केंदू पत्ता नहीं बेचना है। तो केंदू पत्ता का खेती में भी क्या होगा, बढ़ोतरी होगा, लोगों को मुनाफा क्या होगा, ज़्यादा होगा। बिचौलिया लोग, ठेकेदार लोग जो एकदम किसानों को लूट लेता है, 2 रुपया में लेगा और 20 रुपया में बेचेगा, ना वो खेती किया, ना कोई काम किया, ना कभी खेत देखने गया, खाली बेचवा दिया, 18 रुपया प्रॉफिट। और जो इतना मेहनत किया उसको कितना मिला, 2 रुपया। 2 रुपया में 1 रुपया खर्चा हो गया होगा, उसको प्रॉफिट 1 रुपया। तो जब ये एमएसपी आया होगा तो इसके प्रोडक्शन में क्या हुआ होगा, बढ़ोतरी हुआ होगा, लोग इसका खेती की ओर अग्रसर हुए होंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा 2015 में इस केंदू पत्ता नीति के तहत सरकार ने 67 करोड़ नहीं, इतना करोड़ का सहायता राशि देने की बात कही थी। मतलब सहायता करने के लिए जो केंदू पत्ता का फार्मिंग कर रहा है या केंदू पत्ता चुनता है, उनको सहयोग करेगा, कितना करोड़ खर्च करेगा, 67 करोड़। देखिए इस नीति के तहत सरकार द्वारा 67 करोड़ सहायता राशि आवंटित करने का घोषणा किया गया था। सहायता राशि आवंटित करने का घोषणा किया गया था। कितना करोड़, 67 करोड़, ठीक है। हाँ, उस क्षेत्र में डेवलपमेंट के लिए 67 करोड़, जैसे कि आपको बिचौलिया में नहीं जाना पड़े। जैसे कि मान लेते हैं कि गांव में कहीं पर एक स्टोर होम बना दिया कि भैया सरकार यहीं पे आएंगे, आप अपना लेके आइए, यहीं सरकार खरीद के ले चला जाएगा, आपको बिचौलिया के पास जाने का जरूरत नहीं है। बहुत ऐसा गांव है जहां बोलेगा भैया हमारे पास साधन ही नहीं है कि शहर तक पहुंचाएं। क्या धान के जैसा, धान में सरकार करती है ना, किसी एक को उसका टेंडर दे देता है कि आप गांव में जितना धान है सब खरीद लीजिए। किस पर, कम से कम मिनिमम समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो एक बैरियर होता है, उससे कम दाम नहीं हो सकता, होगा तो उससे ज्यादा होगा। क्लियर, बात समझ में आया। ये कौन सा नीति, केंदू पत्ता नीति। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे तसर के बारे में, और फिर हम लोग समझेंगे किसके बारे में, बैम्बो के बारे में। ग्रीन गोल्ड, बांस जो है ना उसे क्या कहा जाता है, ग्रीन गोल्ड कहा जाता है, हरा सोना कहा जाता है। अब बांस से बहुत कुछ सामान बन रहे हैं, तो बांस के प्रोडक्शन से भी झारखंड को बहुत मुनाफा हो रहा है, ठीक है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, टाइम आप लोग का हो ही गया। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।